जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शौकत मुग़ल वॉइस ऑफ पाकिस्तान को लेकर हाजिर हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर गहमो-गहमी, सियासत की गहमो-गहमी, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में एक अलमिया है, क्या चाहे अस्पतालों में जाएँ, चाहे किसी थाने में चले जाएँ, जहाँ भी जाएँ, अगर किसी जगह पे कोई ज़िम्मेदार, कोई ईमानदार, कोई अफ़सर ना बैठा हो, तो गरीब के लिए वहाँ पे मौत के अलावा कोई चीज़ नहीं है। इसी वाले पे हम एक बहुत बड़ा अवलनाक हादसा हुआ है, जिसपे मैं बात करने जा रहा हूँ। आज मेरे जो मेहमान हैं मेरे प्रोग्राम के, टेक्सला से हाजी अब्दुल गफूर साहब, इनको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। और मेरे साथ सियासी व समाजी शख्सियत, बहुत मतरक शख्सियत, बहुत अहम शख्सियत, जो मुस्लिम लीग नून को 30-32 साल बाद छोड़कर पीपल पार्टी में गए, शफाक बाशी साहब, इनको भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। आजी साहब, आप मुझे बताइए कि आपके साथ ये एक ऐसा ऐसा दर्दनाक वाकया कैसे पेश आया और कहाँ-कहाँ पे आपके साथ गफलत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत मुग़ल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं तकरीबन एक हफ्ते से भाग दौड़ कर रहा हूँ, ख्वार हो रहा हूँ, लेकिन मेरी किसी फोरम पे सुनवाई नहीं हो रही। सर, गुजारिश ये है कि मैं टेक्सला का रिहायशी हूँ, मोहल्ला मशरी के बाद गीला खुर्द का रिहायशी हूँ। 13/3/2022 को मेरी बहू बीमार हुई है, उसका डिलीवरी केस था। तो इमरजेंसी में हम THQ टेक्सला हॉस्पिटल पहुंचे हैं शाम 7 बजे। तो सर, वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने मेरी बहू को एडमिट किया। डिलीवरी केस था, उन्होंने डिलीवरी केस किया। तकरीबन 1 घंटे बाद बच्चे की पैदाइश हुई। हम बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा। बच्चा चलाया, रोया, ठीक ठाक था। तो वहां के जो अमला था, उन्होंने बच्चे को ऑक्सीजन लगाई। उन्होंने बताया कि दिल की धड़कन तेज है। तो ऑक्सीजन लगाई। हमें तो इतना इल्म नहीं था, हम तो खुश हो रहे थे। खुशी हमें बहुत ज्यादा हो गई थी कि बेटे की पैदाइश हो गई है, मेरा पोता पैदा हो गया है। तो 2 घंटे बाद वहां की लेडी डॉक्टर, गायनी डॉक्टर साहबा ने कहा कि बच्चे को होली फैमिली रेफर किया जाएगा। तो मेरे पास अपनी जाती भी गाड़ी थी। हमने उनको कहा है कि हम गाड़ी में लेके जाएं या क्या करें। उन्होंने कहा नहीं, बच्चे को ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन के बगैर आप नहीं लेके जा सकते, हम सरकारी एम्बुलेंस मंगाएंगे, सरकारी एम्बुलेंस में आपको भेजेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने तकरीबन आधे घंटे में खुद फोन करके डॉक्टर साहबा ने एम्बुलेंस मंगवाई। जब एम्बुलेंस आई, हमने एम्बुलेंस देखी तो एम्बुलेंस में सिलेंडर लगे हुए थे गैस के। ड्राइवर से हमने दरियाफ्त किया तो उसने कहा है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो हमने कहा ऑक्सीजन के बगैर तो नहीं लेके जाना बच्चे को। तो उन्होंने जी, कहा, हमने डॉक्टर साहबा से बात की तो डॉक्टर साहबा ने कहा कि ऑक्सीजन नहीं है, आप लोग इसी तरह ले जाओ। हमने कहा डॉक्टर साहबा, ऑक्सीजन के बगैर अगर लेके जाना है तो फिर तो हमारे पास गाड़ी है। उन्होंने कहा नहीं, सरकारी एम्बुलेंस में जाएगी, आप लेके जाएं। जैसे हॉस्पिटलों में बिहेवियर होता है, आप ले जाएं, ये कर दें, वो कर दें। तो हम खामोश हो गए। हमने कहा चलो ये इनकी जिम्मेदारी है। तो मेरी वाइफ और मेरा बेटा बच्चे को साथ लेके एम्बुलेंस में बैठ के पीछे पीछे में अपनी गाड़ी में। जब रास्ते में गए हैं, तकरीबन होली फैमिली से 3-4 किलोमीटर होगा, तो बच्चे की हालत तशवीशनाक हो गई। तो मेरे बेटे ने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी तेज चलाओ, बच्चे की हालत ठीक नहीं है। उसने गाड़ी तेज चलाई। होली फैमिली हम पहुंच गए। होली फैमिली जब हम पहुंच गए तो डॉक्टर ने जब बच्चे को देखा तो उनको बहुत दुख और सदमा हुआ। उन्होंने सर हिलाया, लेकिन उन्होंने एहतियाती तौर पे कुछ कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। बच्चे की डेथ तो हो गई। हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। इतना खूबसूरत और इतना प्यारा बच्चा, हमारे हाथों में उसकी डेथ। हम रात को तकरीबन 3-3:30 बजे वहां से
रो 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 के हमारा बुरा हाल हो गया। हम रात को तकरीबन 3-3:30 बजे वापस आए हैं। टेक्सला थाने में हमने एप्लीकेशन दी। तकरीबन 4:30 बजे बच्चे की तदफीन कर दी, उसका जनाजा पढ़ाया और उसको दफना दिया। दूसरे दिन मैं एमएस साहब के पास गया। एमएस साहब ने मेरी एप्लीकेशन ली और उन्होंने डॉक्टर साहबा से दरियाफ्त किया। मेरे से 2 दिन का टाइम लिया। 2 दिन बाद मैं दोबारा गया, वहां डॉक्टर अमजद साहब के जिम्मे उन्होंने इंक्वायरी लगाई थी। डॉक्टर अमजद साहब ने बताया कि उस रात डॉक्टर सिद्रा साहिबा नामी लेडी डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी थी और उन्होंने मुझे रिटर्न लिख कर नहीं दिया। वो मुझे रिटर्न लिख के नहीं दे रही, तो आप मुझे टाइम दें, मैं आपको कॉल करके बुलवा लूंगा। उसके बाद हम थाने में गया। थाने से उन्होंने एप्लीकेशन मुझे दी कि 5 नंबर गेट HAT के अंदर आप चौकी में दें। वहां मैंने एप्लीकेशन दी। तकरीबन 3 दिन बाद ई टैग लगा, उसका रपट दर्ज हुई, ई टैग मेरे पास आ गया। लेकिन मेरे पास किसी ने कोई राब्ता नहीं किया मेरे साथ, किसी ने मेरा कोई हाल नहीं पूछा। मैं आप दोस्तों की मदद से सोशल मीडिया पे बयान दे रहा हूं। मैं आगे पीछे बयान, मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए भाग दौड़ कर रहा हूं। हमारा जो नुकसान होना था वो हो गया, वो नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता, बच्चा हमारा वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम जिस अमले ने गफलत का मुजाहरा किया है उनको उसके कैफरे खिलाफ किरदार तक पहुंचना, कानूनी कार्रवाई की जाए। शफाक बासी साहब, कानूनी शफाक बासी साहब, क्या किसी इंसानियत, और माँ की गोद में इंसानियत ना हो। क्या क्या एक आज साहब एक मिनट रुकिए। शफाक बासी साहब, क्या इंसानियत मर गई? क्या उस MS का वहां पे हक है? क्या किसी हॉस्पिटल के अंदर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं सर अंजाम दे रहा है, तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बड़ी मुगल साहब दुख भरी कहानी है, वाकया है ये जनाब अब्दुल गफूर साहब का। और ये एक इनका वाकया नहीं है, इस मुल्क में कई वाकयात इसी तरह के गुजरे हुए हैं। और ये हम फिर भी 75 साल बाद भी हम नहीं सुधरे, ना हमारे इदारे सुधरे हैं, ना हमारी हुकूमतें सुधरी हैं, ना हमारे जो बड़े हैं वो सुधरे हैं। उसी तरह ही ये काम चल रहा है। हालांकि कोई बात होती है तो उसको बंदा उससे सबक हासिल करता है और उस सबक की इंक्वायरी करके जो जिम्मेदारान हैं उनको इबरतनाक सजा दी जाती है। जो यूरोप में या तरक्की याफ्ता ममालिक में बाकायदा इंक्वायरी की जाती है कि आया ये किसकी गफलत से ये बच्चा फौत हुआ है, या ये वाकया हुआ है, या ये नुकसान हुआ है। अभी इन्हें इदारों को हमारे असल में इनके पूछने वाला कोई भी नहीं है पीछे। बस वो जो MS बैठा है, वो डॉक्टर है, वो आपस में एक दूसरे की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो एक दूसरे की जब इंक्वायरी करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं आना। इंक्वायरी उसको करनी चाहिए जो गैर जानिबदार हो, जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो डॉक्टर से या हॉस्पिटल से। इंक्वायरी तो वो करेगा ना। तो इंक्वायरी जब आपस में ही करेंगे तो एक दूसरे को वो क्या कहेंगे? सजा देंगे एक दूसरे को। ये कभी भी हो नहीं सकता। तो हमारे जो माशरा है एक इस्लामी माशरा है, और इस्लामी माशरे में जो हमने किरदार अदा करना होगा वो हमें एक एक चीज से, एक एक वाक़े से सबक हासिल करना होगा। अगर हम सबक हासिल नहीं करेंगे तो ये वाकयात तसलसल से होते चले जाएंगे। आज ये अब्दुल गफूर साहब से हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ होगा, परसों मेरे से होगा, परसों किसी और मेरे भाई के साथ होगा। हमें बैसियत एक कौम, हमें इस पर सबको आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये आपने जो अब्दुल गफूर साहब के लिए जो प्रोग्राम अरेंज किया है, ये आपकी बहुत बड़ी एफर्ट है मुगल साहब। ये आप सोच भी नहीं सकते कि जो आपकी एफर्ट है ये बहुत बड़ी एफर्ट है। ये नेकी भी है, जदोजहद भी है, और इन अब्दुल गफूर साहब की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो हुक्मरान हैं, जो इदारे हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उन तक इनकी आवाज पहुंचे। अभी हमारा और आपका ये काम है कि हमने आवाज पहुंचानी है। हमारे पास जो इख्तियारात हैं, जो चीजें हैं, वो महदूद हैं। हमारे पास इख्तियारात इतने ही हैं जितने आप पहुंचा रहे हैं इनकी आवाज।
वो आप इतना ही कर सकते हैं, आपके पास जो इस्तिताअत है वो यही है। तो ये आप बहुत बड़ी नेकी का काम है आपका। इशफाक बादशाह साहब, आपको लैंड पे लेने का मकसद ये है कि आप एक वेलफेयर, आप माशाल्लाह एक सोशल वेलफेयर का काम करते हैं सर। आप जो है ना, आप इतने मंजे हुए हैं, आप लोगों को अमदाद भी करते हैं, आपके पास ऐसे वाकयात भी आते हैं। आपको मैंने इसलिए आज लैंड पे साथ इनके बैठाया है कि आया कि सर ये इतनी बड़ी ज्यादती, क्या इस ज्यादती के लिए, जैसे आपने फरमाया कि मेरा बच्चा हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, किसी और का बच्चा हो सकता है, क्या सर इन बच्चों की हमने हिफाजत नहीं करनी है? क्या इन बच्चों को हमने तैयार नहीं करना है? एक नन्हे मुन्ने बच्चे की जान लेनी, क्या एक फूल जैसा बच्चा आया तो वो दुनिया से अपनी जिंदगी से महरूम हो गया, तो ये तो बड़ी बड़ी ज्यादती है सर। हम तो इसके लिए आवाज उठाएंगे, हम अक़वाम बाला तक ये आवाज पहुंचाएंगे, इलाके का जो आपका MNA है उस तक भी हम आवाज पहुंचाएंगे कि ऐसे लोगों पे आप कंट्रोल करें। देखें, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसे बच्चों की ऐसे बलिदान की जो आपको पड़ जाएगी, ये इसका बड़ा दर्दनाक इसका जवाब होगा। वाक बासी साहब, आप बात कर रहे थे, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। देखिए ना, अभी ये जो वाकया हुआ है गफूर साहब के लिए, अभी हाल ही में आपने देखा ये मरी का जो वाकया हुआ है जनवरी में, उस वक्त कितनी जाने गई हैं और कितना वावेला हुआ सोशल मीडिया पे ऊपर से नोटिस लिए कि हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। यानी किसी ने उस पे कोई बस मोतल हो गए, जगह मोतल हुए हैं कुछ अफसरान, उसके बाद कोई बंदा, ना किसी को जेल हुई, ना किसी को सजा हुई, ना कोई सामने आया। तो ये वाकयात तसल्सल से हमारे मुल्क में हो रहे हैं। तो इन वाकयात की रोकथाम के लिए इदारों ने काम करना है। हमारा काम आवाज बुलंद करना है, हमारा काम इमदाद करना है, हमारा काम इनको रास्ता दिखाना है। लेकिन जिनके पास इख्तियारात हैं, जो बाइख्तियार इदारे हैं, जो हुक्मरान हैं, उनका ये काम है कि ये जो वाकयात इस किस्म के हैं उनको रोकथाम करना उनका काम है मुगल साहब। और ये आपकी बहुत बड़ी एफर्ट है। मैं आज फिर आपसे कहता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी नेकी है जो अब्दुल गफूर साहब की आवाज आप बुलंद कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। हमारे लायक कोई गफूर साहब, हमारे लायक कोई खिदमत हो, हम हाजिर हैं 24 घंटे। मैं समाजी और सियासी कारकुन हूँ, एक छोटा सा, जो हमारे लायक को इस्तिताअत होगी हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ जिस जहाँ कहेंगे हम चलने को तैयार हैं। आप जहाँ खड़ा करेंगे हम वहाँ खड़े हो जाएंगे, ड्यूटी देंगे हम वो ड्यूटी करेंगे। अशफाक अब्बासी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, शौकत मुगल साहब का बहुत मशकूर हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमारा ये माइंड सेट बन गया कि हमारे मुल्क में कुछ नहीं होता। जहां तक हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए ना। ये मैं अल्लाह की रजा के लिए आवाज उठा रहा हूँ, ये मैं और माओ के लिए आवाज उठा रहा हूँ और वालिदैन के लिए उठा रहा हूँ। हमारा तो जो नुकसान हो गया वो पूरा नहीं हो सकता, अल्लाह की रजा थी। आप मेहमानों का मैं इंतहाई मशकूर हूं कि आपने मेरी आवाज बुलंद की। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। मैं अशफाक अब्बासी आपका बहुत मशकूर हूँ। शौकत मुगल साहब ने बहुत मेहनत की है। मेरी आकाम बाला तक आवाज जानी चाहिए, ऊपर तक आवाज जाए ताकि मेरी कोई सुनवाई हो। इंशाल्लाह आपकी आवाज अक़वाम बाला तक पहुंचेगी। आपने अपने MNA, अपने MPA से रब्ता किया है, ये चीज आपने बताई है उनको? सर, हमारे MNA MPA कभी हमारे हल्के में ही नहीं आए ना, वो कभी हमें मिले हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कारोबारी आदमी हूँ, दीनदार आदमी हूँ। मैं कभी इन सियासी लोगों के पीछे ना भागा हूँ, ना मैंने वोट जो हमारा हक होता है वो हम देते हैं, ना इनसे कभी काम कोई पड़ा, ना इनसे कभी काम हमें मिल सकता है। ये जब वोटों की जरूरत होती है उस वक्त हम इनको याद आते हैं, उसके बाद हमें ये कभी नजर ही नहीं आए। गुलाम सरवर साहब का तो एक इलाके में बड़ा मुकाम है जी, कहते हैं कि वहां से बड़े काम करते हैं अब्दुल गफूर साहब। गुलाम सरवर साहब का बहुत अच्छा नाम है यहाँ पे, बहुत ज्यादा माशाल्लाह। अमार खान से मेरी एक आध दफा कहीं मुलाकात हुई है, वरना आज तक मैंने गुलाम सरवर खान साहब को देखा ही नहीं है अपने हल्के में। शफाक बाशी साहब आज तक अपने हल्के में देखा ही नहीं है। ये मोहम्मद साहब 3.5 साल से ये लोग ये हुकूमत बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं, ठीक है, या सियासी जो
मुखालफीन है उनको जेलों में डालने पे लगे हुए, इनको अवाम की फिक्र ही कोई नहीं है, ना अवाम का इन्होंने काम किया है। अवाम तो इसी तरह चीख रही है कि भाई काम करें काम करें, वो लोग मुखालफीन को जेलों में डालें, जाली मुकदमे बनाएं, उनको धमकियां दें, उनको काम तो है ही नहीं इनका। भाईजान ये काम करना पड़ता है, काम करेंगे तो काम नजर आएगा, जब काम नहीं करेंगे काम नजर नहीं आएगा। सिर्फ सोशल मीडिया पे बातों से या बयानात देने से, ट्विटर पे बयानात दे दिए, उससे काम नहीं चलता। ये मुल्क 22 करोड़ आवाम का मुल्क है मुगल साहब, ये कोई 12 खिलाड़ियों की टीम नहीं है। जो खान साहब है ना, वो ये समझ बैठे हैं कि बस वो हर वक्त एक गेंद से मैं 3 शिकार करूंगा, मैं बस आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। भाई ये क्रिकेट मैच नहीं है खान साहब, ये 22 करोड़ लोग हैं, यहाँ बेचारे मजलूम गरीब लोग बहुत हैं। इशफाक बाशी साहब, खान साहब काम कर रहे हैं, लेकिन खान साहब की टीम जो है ना सर, ये टीम के सर पे काम होता है। इशफाक बाशी साहब, टीम अच्छी हो तो खिलाड़ी कभी मार नहीं खाता है। मुझे अफसोस है इस बात का कि खान साहब ने तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक बड़ा एक सिस्टम किया है, एक ईमानदार वज़ीर आज़म था, लेकिन इसकी टीम, इसकी गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं, आज जो लोग बिकने के लिए, आज जो लोग बिक रहे हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं, उन्होंने अवाम की क्या खिदमत करनी है सर? बिकने वाले जो थे वो बिकते हैं, लेकिन वोट कास्ट करने से पहले उसको वोट कभी मत दें। जो आपका एमएनए बिकने वाला हो उसको कभी भी, मैं कहता हूँ चाहे भाई भी हो, अब्दुल गफूर साहब देखें, मुल्क के साथ गद्दारी करना, पाकिस्तान के साथ, अपने किसी भाई के साथ, जैसे आपके साथ सर हादसा हुआ है, मैं कहता हूँ कि जिस जगह पे मैं हूँ तो वो एमएस अभी तक वहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने मरना नहीं है, अल्लाह को जान नहीं देनी है। हमें बहुत अफसोस है हाजी साहब, आपके बच्चे के साथ जो वाकया हुआ है, बच्चा नहीं आ सकता है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि हमारी आवाज में बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ आपके हॉस्पिटल का एक बंदा मेरे पास है, मैं बार बार उसको मैं राब्ता कर रहा है, तो लेकिन वो फोन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो इशफाक बाशी साहब मुझे पूछते, उनके साथ बात करते, लेकिन हमारी दुआ है बच्चे के लिए कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलाएंगे। आपको मजीद कोई हेल्प की जरूरत हो तो इशफाक बाशी साहब माशाल्लाह बड़े मतरक और एक मंजे हुए सियासतदान है, इनका एक बड़ा नाम है, इनकी एक वेलफेयर है बहुत बड़ी। तो हमारा अमन, हमारा साथ इंशाल्लाह रहेगा। इशफाक बाशी साहब थोड़ी सी सियासत पे जाते जाते बात हो जाए सर। आप पीपल्स पार्टी में गए, अपनी पीपल्स पार्टी काम चाहे सर इमरान खान साहब के जो लोगों के पीछे आप चल रहे थे, जिनकी आप बड़ी आस उम्मीद थी, वो तो वापस आना शुरू हो गए जनाब। कुछ समझ नहीं आई आपकी बात। इशफाक बाशी साहब जिन लोगों को जी अगर आप नाराज तो अजान हो रही है, नमाज जी आजी अब्दुल गफूर साहब, आपकी आवाज हम दिन का आगे लेके जाएंगे, आप टेंशन न लें। आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज, बहुत मेहरबानी जी। इशफाक बाशी साहब सियासी सिनेरियो, जिन लोगों को आप खरीदारी की पेशकश कर रहे थे, आज वो लोग इमरान खान की गोद में वापस आ रहे हैं। वापस कहाँ आ रहे हैं सर? वापस आ रहे हैं, उन्होंने एक इशारा दे दिया है कि हम तो पीटीआई को वोट देंगे जी, हम तो पीटीआई के साथ हैं। वो तो भाई वो अगर वापस आ रहे हैं तो इनको ये 10 लाख बंदे बुलाने की जरूरत नहीं है। मुगल साहब जो इनकी हरकतें हैं ना, जो टीवी पे बैठ के गाली गलोच कर रहे हैं, और ये लोग जिस तरह का रवैया और जिस तरह का सिंध हाउस का दरवाजा तोड़ा है, गेट तोड़ा है, इससे ये पता चलता है कि इनके अंदर कितनी तकलीफ, परेशानी और इनको कितनी तकलीफ हो रही है। देखे ना, ये कह रहे थे कि हम अपोजिशन की चीखें निकलवाएंगे, चीखें तो इनकी निकल रही हैं। अगर आपके नंबर पूरे हैं तो आपको क्या जरूरत है गाली गलोच करने की? और रमेश कुमार को मीडिया पे सरेआम गालियां दे रहा है, मतलब ये इनकी बदइखलाकी है, ये इनकी बदतमीजी है, ये कोई रवैया अच्छा नहीं है।
इस सियासत में गाली गलौज नहीं, सब्र बर्दाश्त होता है। अभी यही लोग जो थे, जब इन्होंने 2018 में हुकूमत बनाई थी, इन्हीं लोगों को ये पट्टे डाल के पार्टी में शामिल कर रहे थे। उस वक्त तो ये खुश थे, उस वक्त जंगीर तरीन का जहाज चल रहा था, उस वक्त तो बोरियों के मुंह खुले हुए थे, उस वक्त ये बाज़मीर लोग थे, आज ये बेज़मीर हो चुके हैं। मतलब ये रवैया जो है ना इमरान खान का, दोहरा मेयार, ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ किया है तो इसी दुनिया में आपको बदला मिलेगा। ये मकाफाते अमल है। ये अभी मुगल साहब, ये हुकूमत अब बच नहीं सकती। ऊपर सब कुछ तय हो चुका है, ऊपर सब कुछ, अंदर की कहानी कुछ और होती है मुगल साहब, बाहर की कहानी कुछ और होती है। आपने एक दफा कहा था, मुझे याद है 2000 जब नवाज शरीफ का दौर था, आपने मुझे मेरे ख्याल है को 15-20 दिन पहले बता दिया कि नवाज शरीफ जेल जा रहा है। मैंने बोला नहीं, हो ही नहीं सकता। ये बात हुई थी कि आपने मुझे कहा था कि जेल जा रहा है आपका लीडर इशफाक बाशी साहब, उन्होंने जेल जाना ही जाना था। जी बिल्कुल, जी नहीं, वो उस वक्त पता। इशफाक बाशी साहब, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा है। आप बिल्कुल ठंडा दूध पीकर सो जाएं। इमरान खान, मैं कहता हूं कि आगे से ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। आप जिन लोगों के पीछे जा रहे थे वो लोग वापस आ रहे हैं। अगर इनकी कोई कुताहियां हुई हैं, अगर इनकी लैंग्वेज, इनकी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, किसी की जात पे अटैक नहीं करना चाहिए। जो बात है आप बात करें, इसके हक में बादशाह बिल काम नहीं है। इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू कभी नहीं करनी चाहिए। इशफाक बाशी साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अपने मेज़बान शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।